आज की इस डीप डाइव में विषय यही है, जीव विज्ञान में परिवहन तंत्र, यानी पौधों और मानव शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जिन स्रोत सामग्रियों का हम विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनमें पौधों और मानव शरीर के भीतर चलने वाले परिवहन नेटवर्क के विस्तृत 3D अध्ययन शामिल है। साथ ही वनस्पति विज्ञान के सांख्यिकी आंकड़े और फ्लूइड डायनामिक्स के मॉडल भी हैं। और इस चर्चा का मुख्य मिशन यही डिकोड करना है कि प्रकृति ने बिना किसी बाहरी प्लग इन मशीन के जीवन को चलाने के लिए ये जो पूरा कार्गो है, गैसों, पोषक तत्वों और रसायनों का, उसका इतना सटीक प्रवाह कैसे सुनिश्चित किया है। क्योंकि एक शरीर वास्तव में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसे लगातार डिलीवरी की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन, ग्लूकोज या अपशिष्ट पदार्थों का सही समय पर परिवहन न हो तो जीवन की ये मशीन तुरंत रुक जाएगी। बिल्कुल रुक जाएगी। और ये परिवहन तंत्र केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं है। जब हम इस व्यवस्था को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ आता है कि ये शरीर के विकास, तापमान नियंत्रण और रासायनिक संचार का भी मुख्य आधार है। मतलब अंगों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इसी पर टिका है। एकदम सही। अगर हार्मोन रूपी रासायनिक संदेशवाहक समय पर ना पहुंचे तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच का समन्वय 1 सेकंड में टूट जाएगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि पौधों से ही शुरुआत करना सबसे तार्किक रहेगा, क्योंकि वहां एक बहुत ही स्पष्ट इंजीनियरिंग चुनौती दिखाई देती है। हाँ, बिना किसी पंप के तरल पदार्थ को ऊपर ले जाना, ये अपने आप में एक मिस्ट्री लगती है। हमारे स्रोतों में पौधों के परिवहन तंत्र के काफी विस्तृत मॉडल दिए गए हैं जो बताते हैं कि एक विशालकाय पेड़ के तने के भीतर एक बहुत ही व्यस्त दोहरा राजमार्ग यानी डुअल हाईवे काम कर रहा है। और इस हाईवे के 2 मुख्य ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि जाइलम केवल एक दिशा में काम करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पानी और खनिज पहुंचाता है, जैसे कोई वन वे हाईवे हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो फ्लोएम है वो पत्तियों में बने भोजन यानी सुक्रोज को पौधे के हर हिस्से में सभी दिशाओं में ले जाता है। ये 2 वे या मल्टी डायरेक्शनल सड़क की तरह है जहां डिलीवरी बॉय हर तरफ जा रहे हैं। पर यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही अजीब वैज्ञानिक उपनाम का जिक्र है जिसने मुझे थोड़ा हंसाया भी। जाइलम को अक्सर दारू कहा जाता और फ्लोएम को वॉट। अरे हाँ, ये नामकरण अक्सर वनस्पति विज्ञान के शुरुआती छात्रों के लिए हास्य का विषय बन जाता है। पर असल में दारू शब्द का मूल संस्कृत से आता है जिसका अर्थ है लकड़ी, और यही जाइलम का मुख्य हिस्सा है। अच्छा, तो इसका लकड़ी से कनेक्शन है। पर जो बात मुझे विज्ञान के नजरिए से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो इन ऊतकों की संरचना है। आप मृत कोशिकाओं वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ, जाइलम पूरी तरह से डेड सेल्स यानी मृत कोशिकाओं से बना एक ढांचा है। जब जाइलम कोशिकाएं परिपक्व होती हैं तो वे अपने अंदर की सभी जीवित सामग्रियों को नष्ट कर देती हैं। साइटोप्लाज्म केंद्रक सब खत्म हो जाता है, केवल अपनी कठोर लिग्निन से बनी बाहरी दीवारों को छोड़ देती हैं। ये मुझे एक बहुत ही विरोधाभासी बात लगती है। मतलब एक जीवित जीव के भीतर का सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग मृत संरचनाओं से कैसे बन सकता है? आमतौर पर इवोल्यूशन में मृत चीजों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मृत होना जाइलम के लिए कोई कमी नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है। अगर जाइलम की कोशिकाएं जीवित होती तो शायद वे इस परिवहन को ठीक से नहीं कर पाती। अच्छा, ऐसा क्यों? जीवित कोशिकाएं तो ज्यादा बेहतर काम करनी चाहिए ना? यही इसका सबसे बड़ा भौतिक रहस्य है। इसे फ्लूइड डायनेमिक्स के नजरिए से देखने पर सब स्पष्ट हो जाता है। जब पानी को इतनी ऊंचाई तक खींचा जाता है तो जाइलम की नलिकाओं के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है। ओहो, वैक्यूम पैदा होता है। हाँ, अब सोचिए, अगर जाइलम की कोशिकाएं जीवित और लचीली होती तो ये भारी वैक्यूम उन कोशिकाओं को अंदर की तरफ पिचका देता। अरे हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम किसी पतले कमजोर प्लास्टिक स्ट्रॉ से बहुत तेजी से जूस खींचे तो वो स्ट्रॉ बीच से पिचक जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। जाइलम को एक अत्यंत कठोर ना पिचकने वाले पाइप की जरूरत थी, और ये केवल लिग्निन से बनी मृत और खोखली कोशिकाओं द्वारा ही संभव है। वाह, ये तो प्रकृति की गजब इंजीनियरिंग है। और फ्लोएम का क्या? वो तो जीवित होता है ना? हाँ, इसके विपरीत फ्लोएम को सुक्रोज रूपी भोजन को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में दोनों तरफ सक्रिय रूप से धकेलना होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा यानी एटीपी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए फ्लोएम का जीवित कोशिकाओं से बना होना अनिवार्य है। मृत कोशिकाओं वाले कठोर पाइपलाइन का ये तर्क पूरी तरह से समझ में आता है।